संचालन के लिए बहुत सारे मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महानवादी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, निर्वाचन आयोग, सीएजी होता है ना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, एससी एसटी, बहुत सारे अधिकारी को नियुक्ति करते हैं। समझ में गया ना। मानवादी का भी नियुक्ति करते हैं। तो ये जो आता है ना प्रावधान, यह कार्यकारी शक्ति में आता है। किसमें आता है? इसके बाद आप लोग को विधायक शक्ति में दो आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 85 और आर्टिकल 100। हम बताए थे कि कानून की शक्ति की चर्चा किया गया है। इसमें जो विधायक शक्ति होता है, इसमें कानून बनाने की शक्ति का चर्चा किया गया है राष्ट्रपति का। हम बताए थे कि आर्टिकल जो 85 होता है, यह कानून बनाने के लिए, विधेयक पारित करने के लिए छत्र, शत्रवासन और आहुति बुलाया जाता है। सत्र, उसके बाद छत्रवासन, उसके बाद छत्रवासन के बाद क्या होता है? आहुति। छत्र, शत्रवासन और क्या होता है? आहुति को ये लागू किया जाता है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त मीटिंग बुलाया जाता है छत्रवासन में। जैसे विधेयक पारित होता है तो दोनों लोग को भेज दिया जाता है, उसको आहुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहुति। सवाल पढ़ाए थे वित्तीय शक्ति के बारे में कि आपातकाल के स्थिति में अगर मान लीजिए कि देश में कोई आपातकाल आ गया हो, चाहे युद्ध हो गया हो या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण हो गया हो, तो राष्ट्रपति के पास ना 500 करोड़ रुपया रहता है। कई करोड़ रुपया रहता है? 500 करोड़ रुपया रहता है आपातकाल की स्थिति में देश को देने के लिए। बस समझ लगे ना। और ये बताए थे कि ये आकस्मिक निधि से रहता है। आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 267 है, इसी में क्या है? आकस्मिक निधि से यह 500 करोड़ रुपया रहता है। और बताए थे कि ये पैसा निकालने के लिए एक विधेयक पारित किया जाता है, जिसका नाम क्या है? विनियोग। विनियोग विधेयक पारित होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगा, तब ये पैसा क्या होता है? निकलता है। तो इस बात को याद रखना है, डिटेल से लिख लेना है। सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति के बारे में बताए थे कि न्याय शक्ति के मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्षमादान की शक्ति। क्या बोलते हैं? क्षमादान की शक्ति। और क्षमादान को, किसी भी साजा को माफ करना ही क्या कहलाता है? क्षमा। और इसके तहत 5 प्रकार के प्रावधान पढ़ाए थे आप लोग को। सबसे पहला एक बताए थे कि क्षमा क्या होता है। क्षमा के बाद लघुकरण क्या होता है? लघुकरण, लघुकरण। उसके बाद परिहार क्या होता है? परिहार के बाद आराम क्या होता है? आराम के बाद परिलंबन क्या होता है? परिलंबन, ऐसे करके होता है ना। तो ध्यान से समझना है। क्षमा के बारे में बताए थे कि किसी साजा को माफ करना ही क्या कहलाता है? क्षमा। लघुकरण में बताए थे साजा के प्रवृत्ति को बदल देना, रूप को बदल देना। जैसे किसी को फांसी की सजा देना हो, तो अब कहेंगे राष्ट्रपति की फांसी की सजा न दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा, जीवन भर कारावास कर दिया जाएगा, जीवन भर उसको जेल में रखा जाएगा। तो फांसी के सजा को आजीवन कारावास की सजा देना इसमें आएगा। तो दिक्कत। परिहार में बताए थे कि प्रवृत्ति नहीं बदलता है, टाइम बदल जाता है। जैसे किसी को 10 साल के कठोर सजा दिया गया हो, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह 5 साल के लिए कर सकता है, लेकिन सजा कठोर ही मिलेगा। समझ में गया ना। इसके अलावा आराम, स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके सजा को कुछ देर तक रोक देना। समझ में गया ना। उसके बाद प्रविलंबन, प्रविलंबन में माफ कर देता है, कुछ दिन से ज्यादा दिन तक क्या करता है? माफ कर देता है। तो ये होता था किसमें? न्यायिक शक्ति। सैन्य शक्ति में बताए थे कि राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना के क्या होते हैं? तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। बात समझ में गया ना। हाँ, क्षमा जो होता है ना, ये पूरा हमेशा खातिर माफ हो जाता है। और ये जो होता है ना, कुछ दिन तक रोका जाता है, फिर लग भी सकता है। समझ में गया ना। तो बताइए तीनों सेना के प्रमुख कौन होता है? किसी देश के साथ युद्ध होगा कि नहीं होगा, इसका संदेश या कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कोई भी व्यक्ति है जो विदेश में जाना चाहता है, किसके विचार से? तो इसमें सैन्य शक्ति की चर्चा है। अगला है राजनीतिक शक्ति। हम बताए थे क्या कि अपना देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में भेजना, और उसको राजदूत हम लोग कहते हैं, राजदूत। और दूसरे देश के अधिकारी को अपने देश में बुलाना,
यह किसके पावर होता है? राष्ट्रपति। यानी इसको हम लोग बोलते हैं राजदूत को। अपना राजदूत विदेश में भेजना, विदेशी को यहाँ लाना, ये किसके पावर होता है? राजनीतिक शक्ति इसको बोलते हैं। आपातकालीन शक्ति आप लोग को पढ़ाना है ना? बोलो, पूरा पढ़ा दिए हैं? चलो आज इसको खत्म करके आज खत्म कर दिया जाए राष्ट्रपति। देखो आराम से समझना है। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, देखिए ध्यान से। आपातकालीन शक्ति के तहत राष्ट्रपति को 3 को पावर दिया गया है। एक दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या दिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद राजकीय आपातकाल कहते हैं, राजकीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? शासन। समझ में आया? एक होता है वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात होता है। समझ में आया? क्या होता है? वित्तीय आपात। अब देखिए ध्यान से, इन पहले 3 आर्टिकल यहाँ पूछा जाता है, ये तीनों वाला सवाल अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल के चलते कौन सा 352 में, और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, ये याद है ना? अब इसी तीनों को बारी बारी से पढ़ना है। जैसे एक पढ़ाए थे आप लोग, हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताए थे, पहला इसमें के बताए थे। अब ये देखिए और सवाल इसमें बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लाया जाता है, क्यों लाया जाता है। तो हम बताए थे कि यह 3 प्रकार से लाया जाता है। युद्ध के समय, युद्ध के समय के बाद बाहरी आक्रमण के समय। हाँ, बाहरी आक्रमण, बात समझ में आ गया ना? बाहरी आक्रमण का मतलब, और अच्छा एक बात बताइए, युद्ध और बाहरी आक्रमण में क्या अंतर है? अचानक किया जाता है। जैसे जब युद्ध होगा ना तो दोनों देश के साथ होगा, उसका भी अपना बल लगाएगा, इसका भी। अब बाहरी आक्रमण होता है ना, ये अचानक अटैक किया जाता है, विपक्षी पहले से तैयार नहीं रहता है और अचानक क्या किया जाता है? अटैक कर लिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाहरी आक्रमण। जो अभी पाकिस्तान के लोगों ने किया, जिसे जो आतंकवादी लोगों ने किया, वो क्या था? वह बाहरी आक्रमण था। और एक होता है सशस्त्र विद्रोह। क्या होता है? सशस्त्र क्या होता है? विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो था, हाँ, इसके जगह पे क्या था? ये आया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था ना। और किस शब्द के जगह पे आया था? आंतरिक अशांति। कितना समझ में आया? अब देखिए सबसे पहला हम आप लोग को बताए थे इसमें कि जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 352 के तहत अगर भारत पर कभी विदेशी आक्रमण हो गया या युद्ध हो गया तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत? 352। देखिए 352 आर्टिकल यही कहता है कि जब कोई विदेशी आक्रमण हो गया या कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। समझ में आया? अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन प्रस्तुत किया जाता है संसद में। हम क्या बताए थे आप लोग को उस दिन कि ये संसद हो गया ना, ये संसद में कई गो सदन? पहला, उसके बाद राष्ट्र हो गया ना। हम बताए थे कि ये दोनों सदनों के द्वारा जो होता है ना, राष्ट्रपति जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदक रखा जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। और यह कहा जाता है कि दोनों सदन का कितना दिन का टाइम दिया जाता है? 30 दिन का टाइम दिया जाता है। समझ में गया? कई दिन का? लेकिन हम आप लोग को पढ़ाए थे कि इसमें से एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। एक को हमेशा के लिए रहता है और एक को हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। तो मान लो कि भाई इसमें भंग कौन हो सकता है? तो मान लीजिए कि राज्यसभा 30 दिन के अंदर पारित कर दिया। 30 दिन के अंदर क्या किया? 30 दिन के अंदर पारित कर दिया और लोकसभा उस समय भंग था जब ये आया था, ठीक है ना। तब नियम क्या रखा गया बताइए? तब नियम यह बताए थे कि चुनाव कराया जाएगा
और चुनाव के 30 दिन बाद, 30 दिन के अंदर ना, 30 दिन के अंदर ये भी क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदक प्रस्तुत करेंगे। समझ में गया? और फिर ये दोनों संसद भवन में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। और जब ये हम लोग प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा, संसद में रख दिया जाएगा, तब ये क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ना 6 माह तक लगता है और अनुमोदक अनिश्चित काल तक चलता है। कितना काल तक चलता है? अनिश्चित काल तक। बताइए, ये समझ में आया? तो पारित कर देगा ये भी 30 दिन में। चलो, तो समझ में आया? 352 के तहत क्या कहता था कि यदि कोई भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों का राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन का प्रस्ताव पारित करना होगा और यह समय दिया गया है 30 दिन के अंदर। लेकिन 30 दिन के अंदर जो अस्थायी है वह कर सकता है। मान लीजिए बाय द वे कभी लोकसभा विघटित हो गया तो होगा नहीं ना होगा, तो कहा गया है नियम में यह बताया गया है कि लोकसभा का चुनाव होगा 30 दिन के अंदर। चुनाव होने के बाद 30 दिन के अंदर क्या करेगा, ये प्रस्ताव क्या करेगा, पारित कर देगा और इन दोनों के पारित के द्वारा प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा। और तब क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल कितना दिन तक, बोलो, राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक और अनुमोदन अनिश्चित काल तक लागू होगा। कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखिए इसमें हम बताए थे आप लोग को कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी कई बार आया है, 3 बार। अभी तक कई बार लगा है, अनंतकालीन नहीं रहता है। यह इसमें हम बताए हैं ना कि राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक, अनुमोदक अनिश्चित काल तक। देखो ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल जो आया है, राष्ट्रीय आपातकाल वह कई बार आया है, अभी तक 3 बार आया है। एक डेट था 26 अक्टूबर 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय आया था। कौन सा जीतता? भारत एवं चीन युद्ध के समय आया था कि नहीं आया था? अगला अगर पूछ लिया जाएगा तो 3 दिसंबर 1971 में आया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। भारत और कौन सा युद्ध था? पाक युद्ध के समय आया था, पाकिस्तान के समय। ठीक है ना? पता ये पहला कब आया था? 26 अक्टूबर 1962। कौन सा हुआ था? भारत चीन युद्ध। 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। और एक आया था 26 जून 1975 में आया था, आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक क्या जाएंगे, आंतरिक अशांति के कारण। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया? अभी तक कई बार आया है? 3 बार। अभी तक 3 बार आया है। 26 अक्टूबर 1962, उस समय युद्ध कौन चल रहा था? भारत पाकिस्तान युद्ध 71 के समय आया था। और उसके बाद 26 जून 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आया था। तो सवाल में पूछ लिया जाएगा कि अभी राष्ट्रीय आपातकाल कब आया है? याद है ना? पहला 62, 71, 75। एक भारत चीन युद्ध के समय, एक भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, एक कांग्रेस द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के कारण। ठीक है ना? आंतरिक अशांति शब्द के कारण। कोई दिक्कत? बोलो, समझ में गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आया? बोलो, राष्ट्रीय आपातकाल समझ में गया? अब याद रखना है, इसका प्रभाव पढ़ाए थे कि प्रभाव क्या होता है। तो जब भी इसका प्रभाव पूछा जाएगा तो 1 नंबर में आप लोग को प्रभाव में यह बताए थे कि इससे जो होता है ना, मूल अधिकार स्थगित हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो जो भी मूल अधिकार होता है वह क्या होता है, स्थगित हो जाता है, जिससे देश की ढांचा प्रभावित होती है। संघ की ढांचा क्या होगी, प्रभावित होगी। ये पहला प्रभाव था। दूसरा प्रभाव में हम बताए थे कि जब भी आर्टिकल 352 लागू होता है तो 358 भी लागू हो जाता है। जैसे ही 352 लागू होगा वैसे ही 358 क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और आर्टिकल नहीं समझ में रहा है? बोलो, किसको समझ में नहीं आ रहा? जैसे 352 लागू होगा 358 क्या होगा। और इसमें कहा गया है 58 में कि जो आर्टिकल 19 के तहत 5 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है, इसको स्थगित कर दिया जाएगा।
इस 5 प्रकार के स्वतंत्रता में बसने की, बोलने की, संग करने की, आवागमन करने की सब दिया गया है ना। तो ये सब क्या हो सकता है? नष्ट। कोई दिक्कत है? तो बताइए, जब आर्टिकल 352 लागू होगा तो कौन आर्टिकल लागू होगा? 358। पहला प्रभाव क्या था? देश के मूल अधिकार को स्थगित कर देना, जिससे संघ की ढांचा। जब आर्टिकल 352 लागू होता है तो कौन सा? 358। कोई दिक्कत है? इसके तहत क्या कहता है? हाँ, इसके तहत आर्टिकल 19 के अंदर जितना प्रकार के स्वतंत्रता है 5 प्रकार के, वो बंद कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? तीसरा इफेक्ट यह होता है कि 359 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। समझ में गया? कौन सा आर्टिकल में कहता है? और ये जो सेट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, सवाल आगे मिलेगा, उसमें है, देखे हैं कि आर्टिकल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति 359, समझ में गया ना? 359 आर्टिकल कहता है कि 20 और 21 को छोड़ के क्या करेगा? राष्ट्रपति सारे मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। समझ में आया? इसके कारण चौथा प्रभाव यह होता है, देश की शक्ति क्या हो जाती है? देश की शक्ति जो होती है कमजोर हो जाती है। देश की शक्ति क्या होती है? देश की शक्ति कमजोर हो जाती है। और ये भी बात याद रखना है कि जो क्या बना जाता है, राज्य सूची के विषय में कानून अब कौन बनाने लगता है? संसद। राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाने लगता है? संसद। तो छोड़ो वो सब, 4 गो प्रभाव याद हुआ। देखिए, पहला प्रभाव क्या कहा था? और दूसरा क्या कहा था? 352 लागू होगा तो 300 और इसके तहत स्थगित कर दिया जाए। कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि 20 और 21 को छोड़ के कौन कौन से आर्टिकल को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? 20 और 21। देश की शक्तियां क्या होती हैं? तो यह हम लोग का राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो? खत्म। अब हम लोग आज पढ़ेंगे राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के जो चर्चा किया गया है आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में देखिए, ये तब लगता है जब देश का संवैधानिक ढांचा प्रभावित हो गया हो। संविधान के देश के, यह तब लगता है जब देश के संवैधानिक ढांचा क्या हो गया हो? प्रभावित हो गया हो। ये तब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ध्यान से समझना है, ये जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये भी संसद से लगता है। कहां से लगता है? सदन से ही लगता है। और सदन जो होता है कई गो? पहला होता है लोकसभा। और इसमें यह कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव होगा, सेम उसी के तरह होता है। अंतर थोड़ा सा है कि जब राष्ट्रपति शासन का प्रावधान होगा तो संसद को कहा गया है इस सदन को कि 60 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर ये राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात का अनुमोदन करना होगा। समझ में गया ना? समझ में रहा है ना? कोई दिक्कत है तो बताइए। ये देखिए, हाँ सुनिए, बता रहे हैं कैसे होता है। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 355। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 355 कहता है कि जब देश जो चलेगा ना वह संविधान के अनुसार चलेगा। क्या कहता है? 355 आर्टिकल कहता है कि देश चलेगा संविधान के अनुसार और जो बहुमत दल होगा उसकी सरकार बनेगी। क्या कहता है? जो बहुमत दल होगा उसकी सरकार बनेगी और देश चलेगा संविधान के अनुसार। और एक आर्टिकल और है 365। कौन सा आर्टिकल है? 365। ये आर्टिकल जो 365 कहता है कि राज्य का संचालन या राज्य के दिशा निर्देश देश देगा, केंद्र देगा। जैसे
भारत को किसी मुद्दा पे समझ में नहीं आ रहा बिहार को, तो बिहार की जानकारी या राज्यपाल की सूचना सलाह कौन देगा? देश देगा। केंद्रीय मंत्री देंगे, राष्ट्रपति देंगे, ना तो पीएम देंगे। तो आर्टिकल 365 यही कहता है कि राज्य के दिशा निर्देश कौन देता है? केंद्र। कौन देता है? केंद्र। जब ये दोनों आर्टिकल कोई राज्य नहीं लागू करता है, जब ये दोनों आर्टिकल कोई राज्य लागू नहीं करता है, तब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के अनुसार राज्यपाल के अनुशंसा पे मंत्रिमंडल के समर्थन से राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता है। नहीं ना समझ में आया? देखो फिर से बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सबसे तो क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो सबसे पहला आर्टिकल 300 क्या होगा? 56। ये तो याद है ना? देखिए राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, कब लगता है? जब संवैधानिक ढांचा बिगड़ गई हो। संवैधानिक ढांचा क्या हो गया? संवैधानिक ढांचा विफल हो गया। संवैधानिक ढांचा क्या हो गया? विफल हो गया। संवैधानिक ढांचा विफल हो गया। बात समझ में गया? तब यह क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। अब संवैधानिक ढांचा विफल कैसे होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो संवैधानिक ढांचा विफल होने के लिए दो आर्टिकल का नॉलेज होना चाहिए। एक आर्टिकल 355 और एक आर्टिकल 365। आर्टिकल 355 यह कहता है कि जनता शासन करेगा संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? जनता शासन करेगा संविधान के अनुसार। हम लोग शासन कर रहे हैं संविधान के अनुसार, क्योंकि जो जो बात संविधान में लिखा गया उसी बात को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जनता शासन करेगी संविधान के अनुसार। और इसी में एक लाइन और लिखा गया है कि बहुमत दल का सरकार बनेगी। जैसे जिसके पास ज्यादा बहुमत है चुनावी प्रक्रिया में। अच्छा बताइए, दो कैंडिडेट कोई खड़ा है, एक कैंडिडेट के पास 20 वोट है और एक कैंडिडेट के पास 21 वोट है, जीतेगा कौन? होगा ना? तो जिसके पास बहुमत है वो क्या करेगा? जीतेगा। तो कहा गया था कि बहुमत दल का क्या बनेगी? सरकार बनेगी। और आर्टिकल 365 यह कहता है कि राज्य के समझाने, दिशा निर्देश, देख रेख करने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार। अब जैसे नरेंद्र मोदी है, अच्छा देखिए जैसे हम लोग का बिहार राज्य है, अपना बिहार है ना, मान लेते हैं कि ये हम लोग का बिहार राज्य हो गया। क्या हो गया? बिहार। अब ध्यान से समझेंगे, अगर बिहार राज्य की अगर जैसे ही बात कर रहा है तो बिहार ये हो गया। और बिहार तो ये भारत के एक छोटा सा हिस्सा है, ये तो इंडिया का छोटा सा हिस्सा है। इसमें 38 वो ऐसा और है 37 वो। अगर किसी मुद्दा पे बिहार को किसी बात की समझ नहीं है, सुनो, अगर किसी बात पे, किसी टेक्निकल पे या किसी भी कुछ भी प्रावधान पे या राजनीति के मुद्दा पे अगर मान लो कि बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समझ नहीं है, तो इनको समझाने के काम, दिशा निर्देश के काम किसके पास होता है? नरेंद्र मोदी के पास होता है, यानी केंद्र के पास होता है। किसके पास होगा? तो यह आर्टिकल कौन से कहता है? 300। ये जब अब कोई ऐसा राज्य होता है ना जो ये दोनों आर्टिकल को फॉलो ही नहीं करता है, मान्य नहीं रखता है दोनों आर्टिकल, समझ में गया? तो जो राज्य दोनों आर्टिकल को नहीं मानेगा उसी पे राष्ट्रपति के क्या सबसे पहले राज्यपाल के सिफारिश पर क्या होता है? राज्यपाल के सिफारिश पर हो गया ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगा। क्या होगा? हस्ताक्षर। और मंत्रिमंडल का समर्थन होगा। मंत्रिमंडल का क्या होगा? समर्थन होगा। और जब ये तीनों प्रावधान लागू हो जाएगा, यानी राज्यपाल के सिफारिश हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा और मंत्रिमंडल के समर्थन मिल जाएगा, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, इसको हम लोग राजकीय आपातकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या राष्ट्रपति शासन। ये समझ में आया? अब ये तो लग गया, ये तो निर्धारण हुआ कि अब लगेगा, लेकिन लगेगा से वही प्रोसेस है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना। अंतर यही है कि उसमें 30 दिन का समय दिया गया था, इसमें 60 दिन का समय दिया जाएगा। जैसे जब ये प्रस्ताव लागू होगा तो ये क्या हो गया? संसद हो गया कि नहीं हो गया? और ये संसद में लोकसभा हुआ नहीं है और ये क्या हो गया? राज्यसभा। अब इसमें अस्थायी वही सेम प्रोसेस है। इसको कहा गया है कि जब वही राष्ट्रपति शासन लागू होगा
तो संसद के सदस्य जो होंगे 60 दिन के अंदर राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव पारित करेंगे। कई दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर करेंगे। बात समझ में आ गया ना? 60 दिन का समय दिया गया है, लेकिन राज्यसभा जो होता है ना वो क्या करता है? कर देता है। 60 दिन के अंदर क्या करेगा? कर दे, क्योंकि ये तो कभी भंग नहीं होता है, ये क्या होता है? अस्थायी। लेकिन कभी कभी लोकसभा क्या होता है? भंग हो जाता है। तो जैसे ही लोकसभा भंग होगा, सुनो, लोकसभा अब जैसे मान लो कि अभी 2025 में पीएम का चुनाव हुआ, लोकसभा के सांसद का चुनाव हुआ था, तो ये कितना दिन पहले भंग हुआ था? 2-3 महीना पहले भंग हुआ था। प्रधानमंत्री की सीट खाली कर दिया जाता है, सांसद के पद को मुक्त कर दिया जाता है। जब नया चुनाव होता है, चुनाव की निर्वाचन आयोग घोषणा करते हैं कि चुनाव के तिथि निकालते हैं, आचार संहिता लागू होता है, पार्टी वोटी का समर्थन देखते हैं, कौन राष्ट्रीय कौन अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बाद टिकट का बंटवारा होता है पार्टियों के द्वारा, उसके बाद आचार संहिता लगता है, चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद बहुमत पेश किया जाता है, बहुमत पेश करने के बाद पीएम का चुनाव किया जाता है। तो ये इतना के बीच के समय ये क्या हो गया? लोकसभा भंगे ना है। उस समय कौन पीएम थे? चुनाव के समय जब तक रिजल्ट नहीं आया था कि कौन पार्टी जीती, तो उस समय कहाँ कोई था पीएम? तो वह भंग था। और उस समय अगर राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग गया तो कहां से ये करेंगे? तो कहा गया है कि चुनाव के बाद लोकसभा 30 दिन के अंदर क्या करेंगे? बोलो, 30 दिन के अंदर प्रस्ताव क्या करेंगे? पारित कर लेंगे। समझ में आया? समझ में है ये बात? 60 दिन का समय दिया गया है। कब? जब भंग नहीं रहेगा तब। जब ये भंग, देखो, संसद के लिए ये सबसे पहले यह कहा गया है कि जब राजकीय आपातकाल लागू होगा या राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो संसद को 60 दिन के अंदर राजकीय आपातकाल का प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। समझ में गया ना? ये जो राज्यसभा होते हैं यह कर देते हैं 60 दिन के अंदर, लेकिन लोकसभा क्या रहता है? भंग। तो भंग रहता है तो यह कहा जाता है कि आपका जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के 30 दिन बाद आप क्या करना है? पारित कर देना। हाँ, भंग नहीं होगा तो 60 दिन के अंदर ये भी करेंगे। समझ में गया? और तब ये प्रोसेस चलता है। अब इसमें आप लोग को पढ़ाए थे, कभी कभी क्वेश्चन बताए हैं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था पूरा भारत में? राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 20 जून 1951 को। कब लगा था? सबसे पहला बार कौन सा राज्य में लगा था? सबसे पहला बार लगा था पंजाब में। पहला बार कहाँ लगा था? पंजाब में। याद रहेगा, सवाल पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा था? सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? जम्मू एंड कश्मीर में। सवाल पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा किसके समय, किस पीएम के समय था? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के समय लगा था। किसके समय लगा था? इंदिरा गांधी। समझ में आया? तो ये सब बातें समझ में आया? बोलो, ये तीनों बताइए, ये समझ में आया? राष्ट्रपति शासन कब आया था पहली बार? 20 जून। पहली बार कौन सा राज्य में आया था? सबसे ज्यादा बार किसके समय? सवाल पूछेगा कि किस पीएम के समय सबसे ज्यादा बार लगा था? इंदिरा गांधी। ये प्रोसेस समझ में आया है ना? और सवाल पूछेगा कौन सा आर्टिकल को कोई राज्य लागू नहीं करेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? बोलो, 355 और 300। समझ में आया? अब इसका भी प्रभाव होता है। क्या होता है? इसका भी प्रभाव होता है। प्रभाव इसका पहला यह होता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में चल जाती है? राज्यपाल के। राज्य के कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में चल जाती है? राज्यपाल के पास चली जाती है। राज्यपाल के पास चली जाती है। यह पहला प्रभाव होता है राष्ट्रपति शासन में।
अगला होता है दूसरा राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास चली जाती है। दूसरा राज शक्तिहीन हो जाता है। राज क्या होता है? शक्तिहीन हो जाता है। राज शक्तिहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? राज शक्तिहीन हो जाता है। सवाल और पूछा जाएगा कि संघ के विधायक शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। राज्य के विधायक राज्य के विधायक शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य के विधायक शक्ति किसके पास चली जाती है? विधायक शक्ति जो होता है वह चला जाता है केंद्र संघ के पास। शक्ति संघ के पास चला जाता है। संघ के पास चला जाता है। ये तीसरा प्रभाव हुआ, चला जाता है। चौथा प्रभाव यह होता है, चौथा प्रभाव यह होता है कि बजट जो होता है ना, राज्य का बजट जो होता है ना, संसद में पेश होने लगता है। राज्य का बजट विधानसभा में न पेश होकर कहाँ, बजट संसद में पेश होने लगता है। संसद में पेश होने लगता है। तो 4 को प्रभाव इसका भी है। हाँ, राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास चली जाती है। बोलो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति मतलब आमतौर पर किसके पास होती है? मुख्य सीएम के पास होते हैं। वास्तविक प्रधान कौन? तो कार्यपालिका शक्ति को ही ना वास्तविक प्रधान बोला जाता है, जो सब कार्य का संचालन करते हैं। देखो, राज्यपाल जो होते हैं ना, एक इनको मूर्ति बना के रखा जाता है राज्य में, समझ में आ गया ना। बस काम ये करते हैं, अब पॉलिटी में लिखा गया है संविधान में कि राज्यपाल के ही दिशा निर्देश के अनुसार सीएम सब काम करेंगे। समझ में गया? सीएम सब क्या करेंगे? काम करेंगे। यानी काम के ये मतलब कि विकास के काम नहीं, केवल मंत्रियों का चुनाव करेंगे राज्यपाल के हिसाब से। समझ में गया? बाकी सारे कार्य का अनुमोदन किसके द्वारा होता है? बोलो, सीएम के पास। क्योंकि कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? सीएम। जैसे कोई सड़क पास करना हो, कोई बिहार में रेलवे स्टेशन बनाना हो, अभी शंकर जी की मंदिर बनाना हो, राम मंदिर यूपी में बना, तो ये किसका था हस्तक्षेप? अभी कल क्वेश्चन आया था आपका पेपर में कि राम मंदिर बना के शुभारंभ में जो दीप जलाया गया था, कितना दीप जलाकर वर्ल्ड किया गया था, तो उसमें हम लिखवाए थे कि योगी आदित्यनाथ को पुरस्कार दिया था। और इस काम के लिए उनको कौन सा गिनीज बुक में भी शामिल किया गया था। तो यूनिवर्सिटी की बात अलग हो गया। यूनिवर्सिटी वह केंद्र लेवल की होती है। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो कि कोई रेलवे का विकास करना हो, रघुनाथपुर में कोई रेल का ठहराना होगा, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल केवल मांग करेंगे, पारित विधेयक वहां से होगा, संसद से होगा कि क्या रघुनाथपुर में समझौता एक्सप्रेस रुकेगी कि नहीं रुकेगी। बात समझ में गया ना? तो ये होता है ऐसे, ये केवल मांग कर सकते हैं। आपको दिमाग ऐसे लगा लेना है दिमाग की जो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची की बात है, वह कार्य के हिसाब से निकल जाएगा। जो संघ सूची में होगा ये करेगा, जो राज सूची में होगा ये करेगा, जो दोनों में होगा वो दोनों की बात करते हैं लोग। बोलो, तो ये 3 प्रभाव समझ में गया। बोलो, राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसके पास? राज्य की शक्ति, राज शक्तिहीन हो जाता है राष्ट्रपति शासन से। और राज्य की विधायक शक्ति किसके पास? और राज्य के बजट संसद के पास, जो जबकि विधानसभा में पेश होना चाहिए। जब राष्ट्रपति लागू होता है, राष्ट्रपति शासन में कहाँ चला जाता है? चलोगे ना? एक होता है आपका वित्तीय शक्ति, वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय आपात जो होता है ना, वित्तीय आपात में क्या होता है? वित्तीय आपात तब लाया जाता है, 300 के में है 60, तब लाया जाता है जब देश के वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। वित्तीय स्थिति क्या होती है? वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, तब क्या लाया जाता है? इस प्रावधान को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है? संविधान से लिया गया है। समझ में गया ना? संविधान से लिया गया है।
जब वित्तीय आपातकाल तो आज तक एक बार भी नहीं आया है, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं आया है। क्या लिखेंगे? आज तक एक बार भी नहीं आया है, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं आया है। बात समझ में आ गया? आया है, लेकिन जो लाने की प्रक्रिया होती है सेम होती है। जो हम लोग अभी क्या पढ़े थे, इससे ऊपर वाला राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात, जैसे वह आता था सेम उसी विधि द्वारा ये भी आता है। कैसे? तो देखिए, जैसे ये संसद हो गया ना, कौन सदस्य? पहला लोकसभा, दूसरा। इसको भी कहा जाता है कि दोनों संसद के सदस्य मिलकर 60 दिन के अंदर वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन का प्रस्ताव पारित करेंगे। ठीक है ना? कितने दिन के अंदर? और इसमें लोकसभा कर भी देता है 60 दिन के अंदर। लेकिन जब लोकसभा भंग हो जाता है तो इसको कहा जाता है कि जैसे ही आपका चुनाव होगा तो कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद करेगा। बात समझ में आ गया? 30 दिन के क्या करेगा? बात करेगा। तो ये प्रोसेस था जो सेम उसमें था। समझ में आया? अब सवाल पूछा जाएगा कि इसके तहत क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव। तो इसके तहत प्रभाव होता है कि राष्ट्रपति को वेतन छोड़कर सभी अधिकारी के वेतन को काट लिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर क्या किया जाता है? छोड़कर सभी अधिकारी के वेतन को क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। सभी अधिकारी के वेतन क्या कर लिया जाता है? वेतन काट लिया जाता है। समझ में आ गया? हो गया ना? सवाल, अगला सवाल पूछता है सरकारी खर्च को कम कर दिया जाता है। सरकारी खर्च को क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। इसमें प्रभाव यह होता है। अगला तीसरा होता है टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। इसमें टैक्स को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो ये 3 प्रभाव इसमें भी याद रखना है। राष्ट्रीय वित्तीय आपात जब आएगा तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी अधिकारी के वेतन को क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। सरकारी खर्च को कम कर दिया जाएगा। टैक्स को क्या कर जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। तो ये तीनों खत्म हो गया आप लोगों का। समझ में गया ना? ये तीनों जो हुआ, मतलब आपातकालीन पावर राष्ट्रपति के पास यही था। और आप लोग को तीनों को सही ढंग से बना लीजिएगा। आज हम भेज देंगे इसको, ठीक है ना? नोट्स बना के इसको जैसे पढ़ाए हैं उसे याद, यह मिल जाएगा। हमारा वाला में नहीं होगा, लेकिन खान सर वाला बुक होगा ना तो उसमें मिल जाएगा लगभग में। मतलब संपूर्ण नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिल जाएगा हल्का फुल्का छोड़ के। कुछ छोड़े हैं वो वाला, समझ में गया ना? तो उसमें मिल जाएगा, नहीं तो हमारे पास है, हम अपना भेज देंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? तो तीनों आर्टिकल समझ में आया। अब पूछा क्या जाता है, इसका एक लिस्ट बना लिया जाता है। इसका एक लिस्ट कैसे बनता है, ध्यान से समझिए। लिस्ट एक बनता है, यहाँ आपात का नाम लिख देना है, यहाँ लिख देना है संसद का अनुमोदक, और यहाँ लिख देना है नई लोकसभा। क्या लिख देना है? नई लोकसभा। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कब होगा, बोलो? 3 को हुआ ना? 3 को। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय क्या हो जाएगा? आपात, वित्तीय आपात। अब इसमें आर्टिकल जो होता है, अब याद रखना है, आर्टिकल इसी में भर देते हैं। आर्टिकल जो होगा ये क्या होगा? 352। ये क्या होगा? 300। ये क्या होगा? 360। हो जाएगा ना तीनों। अब कह रहा है कि संसद के अनुमोदक की अवधि कितना होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 30 दिन, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए 60 दिन, और वित्तीय आपात के लिए 60 दिन। क्या होता है ना? पढ़ाए ना कि 60 दिन, एक दिन 30 दिन। राष्ट्रीय आपातकाल केवल 30 दिन का होता है, बाकी ये दोनों कितने दिन का। सवाल और पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए नई लोकसभा में कितने दिन? 30 दिन। नई लोकसभा में कितने दिन? नई लोकसभा 30 दिन, नई लोकसभा 30 दिन। समझ में गया? तो इस लिस्ट को क्या करना है? याद रखना है। समझ में आया ना? यही बात को पढ़ाया है वहां पे। समझ में गया? तो ये समझ में आया आप लोग का? बोलो। एक होता है, एक और शक्ति होती है जिसका नाम होता है विवेकाधिकार शक्ति। क्या होता है? एक 8 नंबर की शक्ति
शक्तियां होती हैं जिसका नाम होता है विवेकाधिकार। कौन सी शक्ति होती है? विवेकाधिकार, विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति। देखिए ध्यान से, ये जो शक्ति होता है, 8वां शक्ति है, ये राष्ट्रपति के अनुशंसा पे आते हैं, राष्ट्रपति के विचार पे ये आता है। किसमें आएगा? राष्ट्रपति के विचार पे। अब ध्यान से समझना ये होता कैसे है कि जैसे में अभी वर्तमान में लोकसभा के सीट कई गो है? 545 है ना। 545 के जब हम 2 से भाग देंगे, आधा करेंगे, तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14 और 2 दूनी के 4 आएगा ना 7.72। अगर मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है लोकसभा के चुनाव में, कब? लोकसभा के चुनाव में कि 545 सीट में 2 पार्टी चुनाव लड़ी। जैसे एक पार्टी ले लेते हैं कांग्रेस, क्या ले लेते हैं? कांग्रेस, और एक पार्टी ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। समझ में गया ना? ये दोनों पार्टी चुनाव लड़ी किसी लोकसभा के चुनाव में, और इन दोनों पार्टी में से दोनों का बहुमत आ गया सेम सेम। जैसे इनका भी कैंडिडेट आ गया 272 गो, और इनका भी कैंडिडेट कब आ गया? 272 गो। समझ में गया ना? कोई दिक्कत है? अब इनको कहा जाएगा कि अब तो मत बराबर हो गया लोकसभा का। अब क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा पावर एक दिया गया है कि जब लोकसभा में अगर कोई पार्टी बहुमत सिद्ध न करे, लोकसभा के चुनाव में अगर कोई पार्टी बहुमत सिद्ध न करे, क्योंकि देखिए 545 में 272 सीट कांग्रेस का आ गया, 272 सीट बीजेपी का आ गया, जोड़ेंगे 200 कितना होगा? 574 हो जाएगा ना। अब बताइए इसमें जो भी हो, इसमें ये बताइए कि कौन पार्टी बहुमत सिद्ध करेगी, कौन नहीं करेगी? कोई नहीं करेगी ना। तो ऐसी अवस्था में पीएम कैसे बनेंगे? बोलो, ऐसे अवस्था पीएम बनेंगे? क्योंकि तो कहा जाता है कि पीएम बहुमत दल के नेता होते हैं और पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है जिसका नाम क्या है? विवेकाधिकार शक्ति। ये अपने विचार से, अपने बुद्धि और विवेक से सोच के देखेंगे कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, चाहे वह इस पार्टी का हो चाहे इस पार्टी का हो। वह अपना स्वच्छता से एक किसी व्यक्ति को क्या करेंगे? पीएम घोषित कर सकते हैं। ये पावर किसके दिया गया है? राष्ट्रपति। अब ये जब घोषित कर देंगे पीएम का कैंडिडेट, तो कहेंगे कि आपको बहुमत सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा? बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वह नहीं, चाहे अपना शपथ उपथ लीजिए, अगर वह नहीं करेगा ऐसा, तो फिर से क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? फिर से चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ में गया? ऐसा भी हो सकता है उसमें निर्णायक मत दिया जाए, तो उसी संसद लोकसभा सांसद, तो वह निर्णायक मत जो होता है वही, उसी को तो बोला जाता है, वही ना राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपति के तो पास निर्णायक मत रहता है, वही को जिसको चुनते हैं उसी को कहा जाता है निर्णायक मत। क्या कहा जाता है? चलिए अब देखिए, राष्ट्रपति के क्रम एक बचा हुआ है। कई को अभी तक राष्ट्रपति बने हैं, तो राष्ट्रपति कई को बने अभी तक 15 को बन चुके हैं, जिसमें हम लोग का पहला थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला कौन हो जाएंगे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। दूसरा थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा क्या हो जाएंगे? कृष्णन। तीसरा हम लोग कहते कौन? जाकिर हुसैन। उसके बाद बीबी गिरी। चौथा कौन थे? बीबी गिरी। बीबी कौन हो जाएंगे? गिरी। पांचवा हो जाएगी नीलम सजीव रेड्डी। नहीं सर, अच्छा हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद क्या हो जाएंगे? फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बताइए अगला हो जाएंगे नीलम सजीव रेड्डी। नीलम सजीव क्या हो जाएंगे? सजीव रेड्डी। नीलम सजीव रेड्डी के बाद जो 7वां होंगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी क्या हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह।
ज्ञानी जैल सिंह के बाद आठवां बताइए, आठवां के आर नारायण, क्या हो जाएंगे? के आर नारायण, आर वेकेंटम रमणी, आर वेकेंटम क्या हो जाएंगे? रमणी, आर वेकेंटम रमणी हो जाएगा ना। कई नंबर? 8 नंबर। 9 नंबर होते हैं शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा के बाद 10 नंबर होते हैं आर के नारायण, क्या होता है? आर के नारायण, आर के वही होंगे जो देख लेना। उसके बाद 11 नंबर होता है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम कौन हो जाएंगे? अब्दुल कलाम आजाद। और अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह क्या हो जाएगी? पाटिल। 13 नंबर हो जाएंगे प्रणव मुखर्जी, क्या हो जाएंगे? प्रणव मुखर्जी। और प्रणव मुखर्जी के बाद जो 14 नंबर होंगे रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? उसके बाद अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू, ये 15वां हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो अब तक इतना हम लोग के राष्ट्रपति बने हैं, समझ में आया? अब इनमें एक दो का विशेषता कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सवाल अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के अगर पूछा जाएगा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। वह कौन सा बिहार का व्यक्ति था जो देश का प्रथम राष्ट्रपति बना था? तो इनका संबंध कहाँ से थे? ये बिहारी मूल के व्यक्ति थे। कहाँ से थे? बिहारी मूल के व्यक्ति थे, याद रखना है। भारत के अगर दूसरा राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात समझ में गया? सवाल अगर पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर बात पूछा जाएगा तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन। सवाल और पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत के प्रथम, देखिए ऐसे बताइए वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने थे। वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम अगर पूछ लिया जाएगा कि महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए तो महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। सवाल पूछ लिया जाएगा कि प्रथम बंगाली मुख्यमंत्री कौन थे? बंगाली मूल के, तो कौन हो जाएंगे? बंगाली मूल के अगर राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी। सवाल पूछ लिया जाएगा कि यूपी मूल के प्रथम, उत्तर प्रदेश के यूपी मूल के प्रथम कौन थे? बोलो, वह कौन सा व्यक्ति था जो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का राज्यपाल था? रामनाथ कोविंद। ये बिहार के क्या थे? ये बिहार के राज्यपाल भी बने थे। बिहार के क्या बने थे? राज्यपाल भी बने थे। याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला नीलम सजीव रेड्डी। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? बोलो। उसके बाद भारत के सेकंड महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? चलो, ये सब विशेषता क्या करना है, याद रखना, ठीक है ना? ये सब पीडीएफ में लिखा गया, पीडीएफ गया ना आपके पास में, तो उसमें लिखा गया, लिख लीजिएगा। बाकी जो शक्ति का पीडीएफ नहीं मिलेगा तो हम आज भेज देंगे, अपना सब लोग लिख लीजिएगा, समझ में आया? चलिए।